अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, शबाब प्रोडक्शन के तहत बनाई गई इस फिल्म के प्रोड्यूसर ए हमीद, डायरेक्टर शबाब कैरानवी और मुसन्निफ भी शबाब कैरानवी थे, जिसके डायलॉग बाबा आलम स्याहपोश ने लिखे। कैमरामैन जाफर बुखारी थे। उर्दू जुबान की यह फिल्म शाहनूर स्टूडियो लाहौर में तैयार की गई, जिसमें साबिरा सुल्ताना, अलाउद्दीन, हबीब, रुखसाना, नसरीन, असद बुखारी, रंगीला, रोशन और जीनत के अलावा जहूर शाह, अजमल और अब्बास नौशा शामिल थे, जबकि अदाकार आसिफ जा इसमें मेहमान अदाकार की हैसियत से शामिल हुए। और यह फिल्म थी शुक्रिया। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। फिल्म की कहानी सईद अदाकार हबीब और रशीदा अदाकारा नसरीन की अज़दवाजी जिंदगी से शुरू होती है, जिसमें सईद की बीवी की नागहानी मौत हो जाती है और वो अपने मासूम बच्चों शाकिर और खालदा के साथ तन्हा रह जाता है। सईद के एक करीबी अजीज मीर जुम्मन अदाकार अब्बास नौशा के कहने पर सईद उसकी बेवा भांजी नाजली अदाकारा जीनत से शादी कर लेता है और उसके बच्चे अनवर को भी अपना लेता है। नाजली जो शुरू में बड़ी सलीका शवार और मिलनसार और प्यार करने वाली औरत दिखाई गई है, एक बेरहम सौतेली माँ का रूप धार लेती है और बच्चों पर जुल्म सितम शुरू कर देती है। बच्चों को मारना और उन पर चोरी का इल्जाम लगाकर वो सईद को उनसे मुतनफिर करती है, यहाँ तक कि वो उनसे स्कूल छुड़वाकर घर के कामकाज में लगाकर उनको तालीम से भी दूर कर देती है। मगर एक मकार औरत की तरह वो सईद के सामने उनसे लगावट भी दिखाती है, जबकि उसका अपना बेटा अनवर आवारा और बदकुमाश होता चला जाता है। शाकिर के दोस्त खालिद को भी इससे दूर कर दिया जाता है। यूं वक्त गुजर जाता है और शाकिर अदाकार अलाउद्दीन, खालदा अदाकारा रुखसाना और अनवर अदाकार रोशन जवान हो जाते हैं। इस दौरान उनका बाप सईद उनसे भरपूर नफरत और अनवर से मोहब्बत करने लगता है। एक दिन अनवर शराब के नशे में धुत खालदा की इज्जत लूटने की कोशिश करता है कि शाकिर उसे पकड़ लेता है और मारता है। सईद और नाजली के पूछने पर अनवर उल्टा खालदा पर बदकिरदारी का इल्जाम लगाता है, जिस पर सईद शाकिर को घर से निकाल देता है। मगर शाकिर अपनी बहन खालदा को भी साथ लेकर दूसरे शहर रावलपिंडी चला जाता है, जहां उसे एक पठान चांद खान अदाकारा साबिरा सुल्ताना के जरिए एक फैक्ट्री में नौकरी और रहने को घर मिल जाता है। इत्तेफाक से फैक्ट्री का मालिक उसका बचपन का दोस्त खालिद अदाकार असद जाफरी निकल आता है। चांद खान जो इससे दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगता है या लगती है, उसकी तरफ से मायूस हो जाता है। लेकिन एक मुलाकात में शाकिर को पता चल जाता है कि चांद खान मर्द नहीं बल्कि लड़की है। दूसरी तरफ सईद के दफ्तर के मालिक खान बहादुर अदाकार जहूर शाह के घर दावत में अनवर उसकी बीवी का हार चुरा लेता है, लेकिन वो और नाजली पकड़े जाने के खौफ से वहीं पर वो हार सईद की जेब में डाल देते हैं, जिस पर न सिर्फ बेइज्जती होती है बल्कि उसे नौकरी से भी हाथ धोना पड़ते हैं। घर में फाकों की नौबत आने पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। इसी परेशानी में एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें वो अपाहिज हो जाता है। उसकी हस्पताल में मौजूदगी के दौरान नाजली और अनवर उसका घर बेच देते हैं। हस्पताल से वापसी पर अपाहज सईद पर यह खबर बिजली बनकर गिरती है और वो दरबदर हो जाता है। खालिद शाकिर और खालदा के मना करने के बावजूद उन्हें अपने घर ले जाता है और शाकिर को अलग कारोबार करवा देता है। उधर नाजली का बेटा अनवर बंगले की तमाम रकम अयाशियों में उड़ाकर उन्हें भी गुर्बत में डबो देता है और वो उसी जगह पर रहने आ जाते हैं जहां चांद खान उर्फ चांद यानी साबिरा सुल्ताना अपने माजूर बाप अदाकार अजमल के साथ रहती है। बदकिरदार अनवर एक दिन शाकिर और चांद को देख लेता है और चांद के बाप को इसकी शिकायत करता है। खालिद और शाकिर को अनवर, नाजली और मीर जुम्मन के रावलपिंडी में होने का पता अपने मुंशी अदाकार रंगीला से चलता है, जिस पर शाकिर अपने बाप को तलाश करके ले आता है। खालिद और खालदा की शादी सईद और शाकिर की मर्जी से तय पा जाती है। उधर अनवर चालबाजी से अपनी मां के जरिए चांद के बाप से रिश्ता पक्का कर लेता है, मगर शाकिर की पसंद मालूम होने पर खालिद, सईद और शाकिर भी चांद के घर जाते हैं, जहां चांद का बाप उन्हें अनवर से रिश्ते का बताकर जवाब दे देता है। यह सुनकर सईद नाजली के क्वार्टर में जाकर उसे खूब बेइज्जत करता है। नाजली जो अपने बेटे से बेजार और उसकी हरकतों से आगाह हो चुकी होती है, नादिम होकर सईद से माफी मांगती है, जो शाकिर के कहने पर उसे माफ करके घर ले जाता है। पीछे मीर जुम्मन और अनवर रह जाते हैं। मीर जुम्मन चांद के बाप को सब बताकर चांद और शाकिर का रिश्ता तय करके शाकिर के घर जाकर उनसे माफी मांग के उन्हें शाकिर और चांद के रिश्ता पक्का करने की खुशखबरी सुनाता है।
नाजली और मीर जुम्मन नेक हो जाते हैं। एक रात अनवर गुस्से में शाकिर को मारने आता है, मगर शाकिर के बिस्तर पर सोए मीर जुम्मन को कत्ल कर देता है। गोली की आवाज सुनकर सब कमरे में आते हैं। अनवर शाकिर को मारने लगता है कि नाजली यानी उसकी मां सामने आ जाती है और मर जाती है। यूं दोनों अपने अंजाम को पहुंच जाते हैं। अनवर गिरफ्तार हो जाता है और पुलिस उसे ले जाती है। यूं फिल्म का इख्तिताम खालिद और खालदा और शाकिर और चांद की शादी पर होता है। नाज़रीन, इंतहाई खूबसूरत, दिलचस्प, सबक आमोज फिल्म थी ये। तमाम किरदारों की एक्टिंग भी लाजवाब थी, मगर फिल्म का टेम्पो इंतहाई फास्ट था। शुरू में अगर 45 मिनट की फिल्म बच्चों के बचपन तक महदूद ना की जाती और कहानी को उनकी जवानी की तरफ मोड़ा जाता, यानी कि जल्दी से, मगर राइटर डायरेक्टर की मर्जी, हम कौन। साबरा सुल्ताना इस फिल्म में इंतहाई खूबसूरत दिखाई दी। असद बुखारी, अलाउद्दीन, जीनत, अब्बास नौशा और रोशन ने अपने अपने किरदारों से भरपूर इंसाफ किया। इस फिल्म की मौसीकी में कौन कौन हिस्सेदार थे, आइए देखें। मुशीर काज़मी के लिखे 5 गानों की धुनें मंजूर और अशरफ ने बनाई, जिनको नसीम बेगम, नज़ीर बेगम, अख्तरी और अहमद रुश्दी ने गाया। असिस्टेंट म्यूजिक डायरेक्टर नज़ीर अली थे। फिल्म में नसीम बेगम के इक मेरा चांद इक मेरा तारा जो नसरीन पर फिल्माया गया और यह फिल्म में बहुत बार मुख्तलिफ शायरी से दोहराया गया। लगी तोरे संग जब से नजरिया, लगी तोरे संग जब से नजरिया, मैं तो हो गई रे बावरिया। मस्त भरी निगाहें अंदाज काफिराना, सामने बैठे रहो तुम और मैं गाती रहूं। नसीम बेगम और अहमद रुश्दी का मेरे दिल का बंगला खाली है, ये गीत अलाउद्दीन और साबरा सुल्ताना पर फिल्माया गया। मुझको इजाजत रहने की, मेरा भी ठिकाना कोई नहीं। नाज़रीन, एक अजीब सी बात इसमें देखने में आई कि फिल्म में नज़ीर बेगम और अख्तरी बाई के नाम तो शामिल हैं, मगर फिल्म में उनका कोई गाना नहीं। हर वेबसाइट पर उनका नाम, यहां तक कि फिल्म के शुरू में भी उनका नाम शामिल है। चले मान ले कि फिल्म में से मौजूदा दौर में गाने कट हो गए होंगे, लेकिन उनका अलग से कोई रिकॉर्ड भी नहीं मिला। इसका मतलब है कि फिल्म में एक से ज्यादा गाने गाए गए। अगर आप इस बारे में कुछ जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा। यह फिल्म 6 मार्च 1964 बरोज जुमा को पाकिस्तान भर में नुमाइश के लिए पेश की गई, लेकिन यहां भी हैरानकुन बात देखने में यह आती है कि कराची में सिल्वर जुबली करने के बाद भी यह फिल्म रैंकिंग में कोई दर्जा ना पा सकी। यह फिल्म किसी इंडियन फिल्म का चरबा थी या कुछ भी था, मगर फिल्म इंतहाई शानदार और एक खूबसूरत शाहकार थी। किसी भी वेबसाइट पर इसकी बॉक्स ऑफिस रेटिंग नहीं मिली, यहां तक कि इसकी IMDb रेटिंग भी नजर नहीं आती, जो कि एक बहुत अजीब बात है। मैं किसी की बात नहीं करता, मुझे जाती तौर पर यह फिल्म पसंद आई, लेकिन इस फिल्म के हवाला से जो स्टैटिस्टिक्स सामने आए हैं वो बेहद पुरस्कार हैं। समझ नहीं आता मैं किस हद तक ठीक हूं या गलत हूं। इसका जवाब आपके तजुर्बाकार और दानिशमंदाना कमेंट्स ही दे सकेंगे। फिल्म के गानों से लेकर सिल्वर जुबली के बावजूद किसी रेटिंग में ना आना, ये इसरार क्या है खुदा बेहतर जानता है, या वो लोग जो उस दौर से ताल्लुक रखते हैं। मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, मेरी भी टेंशन दूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, ये था फिल्म शुक्रिया का एक मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारा आने वाला हर नया वीडियो आप तक पहले पहुंचे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, जो हमारे चैनल और हमारे नाजरीन के लिए मजीद मालूमात का सबब बने। इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारी ये मालूमात आपके जरिए दूसरों तक भी पहुंचे। गुलफाम को इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में एक नई फिल्म के रिव्यू के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।